अच्छा भाई, हम लोगों ने आज ये सोल ट्रेडर के टॉपिक करना है और इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं एग्जामिनर हमसे क्या क्या रिक्वायरमेंट देता है और फिर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई, सवाल में सबसे पहले एग्जामिनर हमसे बात करना स्टार्ट करता है, बोलता है कि भाई कोई बोरिस भाई हैं और बोरिस इज इन अ बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर। ठीक है, कैलकुलेटर सब लोग निकाल के रखेंगे, मुझे आंसर्स फॉरन फॉरन चाहिए होंगे। ठीक है। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑन 30th ऑफ अप्रैल 2018। कुछ बैलेंसेस आपको दे रहा है वो, और वो जो बैलेंसेस आपको दे रहा है वो 30th ऑफ अप्रैल 2018 के बैलेंसेस दे रहा है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले इसके बैलेंसेस को देखते हैं कि क्या कहानी है। सबसे पहले इसने आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल्स, ठीक है, और सेल्स रिकॉर्ड होती है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। परचेजेस गिवन है, परचेज भी रिकॉर्ड होती है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। रिटर्न इनवर्ट्स दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ट्स को सेल्स रिटर्न भी कहा जाता है, इसको सेल्स रिटर्न्स भी कहते हैं। तो ये भी इनकम स्टेटमेंट में जाती है। इसी तरीके से रिटर्न आउटवर्ड्स मेंशन है सवाल के अंदर, और रिटर्न आउटवर्ड्स जो होता है ये बेसिकली परचेज रिटर्न्स होता है, तो इसको आगे मेंशन कर लें, परचेज रिटर्न्स। अच्छा भाई, इसी तरीके से फिर आपको सवाल के अंदर आगे इन्वेंट्री दी हुई है 29,800 की, ये भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री है। फिर उसके बाद आगे आप नोटिस करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्पोजल अकाउंट 7500 डेबिट। इसका मतलब क्या है? जब भी एग्जामिनर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई डिस्पोजल अकाउंट की वैल्यू लिख के देगा तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने कोई एसेट बेचा है, और वो एसेट बेच के तुम्हें कुछ या तो गेन हुआ है या लॉस हुआ है। अब इस बात को क्लियर रखिएगा कि इफ डिस्पोजल अकाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इट मींस कि आपके बिजनेस का ये लॉस ऑन डिस्पोजल है, यानी कि एक्सपेंस है। दिस इज लॉस ऑन डिस्पोजल। तो सर इसका मतलब अगर क्रेडिट साइड पे डिस्पोजल अकाउंट की वैल्यू लिखी हुई होती है तो गेन बन जाता। यस, बिल्कुल सिंपल सी बात है। सो दिस इज लॉस ऑन डिस्पोजल एंड दीज लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर हो जाती है बात यहां तक। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? बैंक लोन दिया हुआ है। बैंक लोन बेसिकली एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, और ये बैलेंस शीट में ले जाके आप रिकॉर्ड करते हो। और ये लाइबिलिटी कितने की है? 60,000 रुपए की लाइबिलिटी आपने ली हुई है, तो इसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कितना पे करना होता है? 8% इंटरेस्ट पे करना होता है। अब आपने क्या करना होगा, पेपर के अंदर आपने ये देखा कि यार मैंने 60,000 का लोन लिया हुआ है और 60,000 में मैंने इंटरेस्ट पे करना है 8% का, तो सब लोग कैलकुलेटर्स उठाएं और मुझे ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट बनता कितना होगा एनुअल बेसिस के ऊपर। अगर आप 60,000 पे 8% इंटरेस्ट पे कर दो तो तुम्हें इंटरेस्ट पे कितना करना होता होगा। तो सब लोग जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेटर हाथ में रखना, क्योंकि सोल ट्रेडर के टॉपिक के अंदर कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए। तो एक बच्चे ने मुझे बताया 4800 विल बी द आंसर, यानी कि 4800 शुड बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट, यानी कि 4800 मेरी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होना चाहिए। 4800 इज द रियल एक्सपेंस फॉर द ईयर। इस साल का असल खर्चा कितना है? 4800 का खर्चा है, तो ये 48 का खर्चा हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लाके रिकॉर्ड कर लेंगे। अब ये 48,000 कहाँ जाना चाहिए? इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए। अब दूसरी बात याद रखना इंपॉर्टेंट, देखो इस लोन के नीचे ही लोन इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ है। अब लोन इंटरेस्ट पेड कितना लिखा हुआ है? 2400 का लिखा हुआ है। कितने का लिखा हुआ है? 2400 का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो तुम्हारा बैंक लोन था, उस बैंक लोन को तुमने जो पे करना था वो करना तो 4800 था, लेकिन तुमने अभी तक पे किया कितना है? 2400 पे किया हुआ है। और फिर अगर हम ऐसी नीचे जाके देख लें तो नीचे कहीं पे भी मुझे लोन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही, तो देयर फोर इसका मतलब क्या है कि ये जो लोन है मैंने कम पे किया हुआ है। मुझे असल में पे कितना करना चाहिए था? 4800, मैंने पे कितना किया हुआ है? 2400। तो सर अब क्या करेंगे? बेटा जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होगे ना, जरा सुनना इस बात को गौर से। जब आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होगे और इनकम स्टेटमेंट के अंदर जब आप अपनी फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे तो फाइनेंस कॉस्ट आप इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे 4800। लेकिन सर हमने 4800 पे तो नहीं किया। हमने कितना पे किया है? हमने तो 2400 पे किया है, तो हमें एक्सपेंसेस में वो रिकॉर्ड करना चाहिए। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है तो वो एक्रूअल बेसिस के ऊपर बनती है। किसके ऊपर बनती है? एक्रूअल बेसिस पे। अब ये एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है? एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है कि तुमने वो एक्सपेंस और वो इनकम्स रिकॉर्ड करनी है जो रियल फॉर द ईयर है, जो असल में खर्चा होना था वो रिकॉर्ड करो। ये मत देखो कि तुमने कितना पे कर दिया है, बल्कि तुम वो रिकॉर्ड करो जितना तुम्हें पे करना चाहिए था। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि हमें 4800 पे करना चाहिए था और हमने 2400 पे कर दिया। तो सर इसका मतलब तो ये भी हुआ कि अभी तक हम लोगों ने, जरा सब्ट्रैक्ट करो, 4800 माइनस 2400 कितना आंसर आता है?
देखो जरा माइनस करके देखो, आंसर कितना आता है, 4800 माइनस 2400 कितना आता है, 2400। सर इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक बाकी का 2400 हमने पे नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब इस 2400 का क्या होगा। तो बेटा अब बात को गौर से सुनना, कि तुम अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर पूरा 4800 का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लोगे, यानी कि दिस फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड कर दोगे, और जो 2400 रिमेनिंग है, जो 2400 अभी तक तुमने पे नहीं किया है, वो तुम कहां ले जाके रिकॉर्ड कर दोगे, अपनी बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड कर दोगे। कहां रिकॉर्ड कर दोगे, बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटीज में इस बात को रिकॉर्ड करोगे। सर ये हमेशा ऐसे ही करेंगे, यस। याद रखिएगा, आपको इनकम स्टेटमेंट में रियल इनकम और रियल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने होते हैं। वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते जितने आपने पे कर दिए हैं, बल्कि वो रिकॉर्ड करने होते हैं जितने आपको पे करने चाहिए थे। इस साल का जो खर्चा था वो रिकॉर्ड करोगे। तो इस साल का जो लोन का इंटरेस्ट बनता था वो कितना बनता था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। 60,000 का लोन, और उसके ऊपर आप 8% इंटरेस्ट पे करते थे, यानी कि आपका एनुअल एक्सपेंस बनता था 4800 का। लेकिन इस 4800 को आपने कहा रिकॉर्ड करना है, इनकम स्टेटमेंट में। लेकिन आप ये बात भी जानते हैं कि इस 4800 में से 2400 पे हो चुका है, तो रिमेनिंग कितना बचा, बाकी रिमेनिंग बचा 2400। तो 2400 क्या है, तुम्हारे ऊपर एक लाइबिलिटी है, एक उधार है। तो इस उधार को तुम कहां रिकॉर्ड करोगे, करंट लाइबिलिटीज में ले जाके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दो। सही है। 60,000 तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में जाएगा, 60,000 तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये तो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। ये तो आप बैलेंस शीट में जब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लिख रहे होगे तब वहां पे ले जाके लिखोगे। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा कि सर 60,000 कहा जाएगा, वो भी बता दें, तो मैंने वो भी क्लियर कर दिया। डन हो गए। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पे देखो, तो आगे आपको दिया हुआ है बैंक। अच्छा, बैंक बेसिकली एक एसेट है, तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। और बैंक के आगे डेबिट लिखा हुआ है, इसका मतलब बैंक तुम्हारा पॉजिटिव है। इसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है आपको 37,400 के। इसी तरीके से ट्रेड पेबल्स गिवन है 19,000 के। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है। अब याद रखिएगा, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ये बेसिकली ओपनिंग गिवन है। तो ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को पहले आप कंपेयर करोगे क्लोजिंग प्रोविजन से, और फिर इंक्रीज और डिक्रीज निकलेगा। वो पूरा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, अभी फिर भी वो एडजस्टमेंट करेंगे। फिर उसके बाद प्रेमिसेस एट कॉस्ट दी हुई है कि प्रेमिसेस की कॉस्ट कितनी थी। कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हुई है कि उसकी कंप्यूटर इक्विपमेंट की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी। इसी तरीके से फिक्शन फिटिंग की कॉस्ट दी हुई है कि वो कितने की कॉस्ट रखता था, और फिर इन तमाम चीजों की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है। तो ये तीनों चीजों की उसने आपको कॉस्ट दे दी, और उसके बाद फिर उसने आपसे आगे जाके बात करना स्टार्ट करी। खैर, तो ये प्रोविजन दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद वापस आ जाते हैं। प्रेमिसेस दिया हुआ था, कंप्यूटर का कॉस्ट दिया हुआ था, और फिक्शन फिटिंग का कॉस्ट दिया हुआ था कि इनकी कॉस्ट कितनी है। और ये जितने भी एसेट्स हैं ये सबके सब कहाँ रिकॉर्ड होंगे, बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। इनका प्रोविजन दिया हुआ है, तो प्रोविजन देखिए, तो प्रोविजन भी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन इस साल की डेप्रिसिएशन ऐड होने के बाद, तो ये पिछले साल की क्लोजिंग या इस साल की ओपनिंग प्रोविजंस गिवन है। दोनों में से दो बातें बोले, दोनों सही। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आगे वो आपको बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब ये एडमिन एक्सपेंसेस जो होते हैं बेसिकली ये इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। कुछ आपको कैरेज दिया हुआ है, लेकिन कैरेज लिख के खामोश है। और कैरेज तो दो टाइप्स के होते हैं, कैरेज इनवर्ड्स भी होता है, कैरेज आउटवर्ड्स भी होता है। अब अगर कैरेज इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स मालूम करना होगा, तो इसके लिए एग्जामिनर ने आपको कोई ना कोई एडजस्टमेंट दी हुई होगी, और उस एडजस्टमेंट में क्लैरिफाई करेगा कि जो कैरेज है 11,500 का, ये इनवर्ड्स है या आउटवर्ड्स है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स बेसिकली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है। कैपिटल गिवन है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरीके से वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है 12,400 का इनकम स्टेटमेंट। वेजेस एंड सैलरीज 5,000, 51,600 की इनकम स्टेटमेंट। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट। जर्नल एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट। और रेंट रिसीव एक इनकम है, और रिकॉर्ड कहाँ होगा, इनकम स्टेटमेंट में। यानी कि आपके सामने जो पूरा ट्रायल बैलेंस है, स्क्रीन पे जितना भी ट्रायल बैलेंस आ रहा है, इसके अंदर से जितनी भी येलो वाली चीजें मैंने मार्क करी हैं, जो भी येलो वाली चीजें मैंने मार्क करी हैं यहाँ पे, वो येलो वाली चीजें सारी की सारी कहाँ रिकॉर्ड होंगी, इनकम स्टेटमेंट में। और जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे ब्लू वाली मार्क करी हैं, ठीक है, जो ब्लू मार्किंग है यहाँ पे, वो रिकॉर्ड होगा सारा का सारा बैलेंस शीट में, या इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है। तो ये तो नॉर्मल सारी चीजें हो गई। अच्छा, अब याद रखिएगा, जो आपके अकाउंटिंग एलिमेंट्स होते थे ना, वो कौन कौन से होते थे, वो आपके होते थे इनकम्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लाइबिलिटीज और एसेट्स। ठीक है, ये टोटल 5 अकाउंटिंग एलिमेंट्स हुआ करते थे। इन 5 एलिमेंट्स में से ये जो 2 अकाउंटिंग एलिमेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों अकाउंटिंग एलिमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाके। जितनी भी इनकम्स होंगी,
जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब कहाँ जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और बाकी के जो 3 अकाउंटिंग एलिमेंट्स हैं, कैपिटल, रेवेन्यूज, ओ सॉरी कैपिटल, लाइबिलिटीज और एसेट्स, ये सब के सब कहाँ रिकॉर्ड होंगे, ये सब के सब आपके रिकॉर्ड होंगे बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर हो गई बात? तो अब आप देखो, येलो से मैंने जितनी भी चीजें मार्क करी होंगी वो या तो इनकम होगी या एक्सपेंसेस होंगे, और जो मैंने ब्लू से मार्क की होगी वो या तो कैपिटल हो सकता है, एसेट हो सकता है, या लाइबिलिटीज हो सकती हैं। अब क्लियर हो गया आपको? सही। अब एक बच्चे ने पूछा था कि सर लोन कहाँ जाएगा, तो लोन देखो मैंने किससे मार्क किया था, मैंने लोन मार्क किया था ब्लू से। तो बेसिकली दिस इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड इट शुड बी रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट। क्या अब तक जो मैंने आप लोग से बातें करी वो क्लियर है? एक एडजस्टमेंट सामने आई थी, वो मैंने आपको साथ साथ करवा दी कि यार लोन वाली एडजस्टमेंट पे जरा थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि वो थोड़ी एक इंपॉर्टेंट होता है और वो एक दफा से सिखाने वाली बात होती है। फिर मैं हर सवाल में ये आता रहेगा, मैं करता रहूंगा, आता रहेगा, मैं करता रहूंगा। एक टाइम ये आएगा कि आप बिल्कुल इजी लेना शुरू हो जाओगे इन चीजों को, ये आपको मुश्किल नहीं लगेंगी। जब आपको डेप्रिसिएशन टॉपिक आसान लगना शुरू हो गया ना, तो इसका मतलब आपको अकाउंटिंग के अंदर आगे कोई टॉपिक मुश्किल नहीं लगेगा, अगर आपको डेप्रिसिएशन ही आसान लग रहा है तो। सही है। और ये क्यों आसान लग रहा है? इसके अंदर किसी का टैलेंट नहीं है, इसके अंदर सिंपल सी बात है कि आपने और मैंने मिलकर प्रैक्टिस करी उसकी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करे, और हमारा वो टॉपिक एक हमें लगता है कि हाँ यार हम उसको हैंडल कर सकते हैं। अभी बताओ मुझे, यहां तक जो मैंने बातें करी हैं सबको क्लियर है ये वाली सारी बातें? कोई टेंशन इसके अंदर? सबको क्लियर है? सब लोग मुझे क्लियर लिख देंगे, सब मुझे बता देंगे। अगर किसी बच्चे का माइक खुला हुआ होता है काइंडली बंद करके आया करे अपने माइक, चेक कर लिया करो माइक ना खुला हुआ हो। रिकॉर्डिंग में डिस्ट्रैक्शन आती है, मुझे तो आवाज नहीं आएगी, बट इशू ये होता है कि दूसरे बच्चों को आवाज जा रही होती है। ठीक है, एक सेकंड रुको जरा, मैं सेटिंग सही कर लूँ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, अब आगे देखो तो आगे क्या बोलता है सवाल के अंदर, कुछ एडजस्टमेंट्स देता है। अब इन एडजस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान देंगे, इन एडजस्टमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या बोलता है? पहली एडजस्टमेंट के अंदर वो बोलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन एट 30 अप्रैल, यानी कि इनकी क्लोजिंग डेट 30 अप्रैल है। याद रखिएगा 30 अप्रैल 2018 को इनका बिजनेस क्लोज हो गया। क्लोज का मतलब बंद नहीं हो गया, यानी ये अपने अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, यानी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे ये। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगी इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 22,500, यानी कि यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें पता है कैसे रिकॉर्ड करते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी कहाँ रिकॉर्ड होगी? क्लोजिंग इन्वेंट्री आप रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में, यानी अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और क्लोजिंग इन्वेंट्री को कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री और रिकॉर्ड करेंगे हम लोग बैलेंस शीट के अंदर अपने करंट एसेट्स। ठीक है, तो दोनों जगह पे ये जाके रिकॉर्ड हो जाएगी। नॉर्मल एडजस्टमेंट है, कोई मसला नहीं है। अब पढ़ते हैं काम की एडजस्टमेंट, जो कि अगली एडजस्टमेंट आ रही है। नंबर 2 एडजस्टमेंट के अंदर वो क्या बात करता है? बोलता है अब परचेज ऑफ गुड्स 4,000, आपने $4,000 की कुछ गुड्स खरीदी थी, परचेज करी थी, परचेजेस करी थी, हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स का मतलब मैं इनको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गया। मैं क्या किया, मैं अपनी इनको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना ही भूल गया। बोलता है द परचेज वाज 1,000 बाय चेक एंड 3,000 ऑन क्रेडिट। बोलता है जो तुमने सामान खरीदा था ना, ये 1,000 रुपए का चेक दिया था और 3,000 रुपए उधार में खरीदा था। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार इसकी डबल एंट्री क्या बनेगी, तो पहले तो आप जनरल एंट्री बना के दिखाएं। तो आप मुझे बोलोगे सर परचेजेस ना आपके बिजनेस ने करी तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगी, राइट? परचेजेस डेबिट कितने की? भाई 4,000 की परचेज करी है तो 4,000 से डेबिट। लेकिन इसके अगेंस्ट तुमने कैश कितना पे करा बैंक से? चेक कितने का दिया? $1,000 का, तो 1,000 का क्या हो गया? बैंक क्रेडिट। और बाकी का 3,000 का ट्रेड पेबल्स, 3,000 के तुम्हारे क्रेडिट हो गए। नाउ दिस विल बी द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड दीस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ये जब भी, यानी कि तुमने क्या किया था, तुमने परचेज करी थी गुड्स, तो परचेज डेबिट होनी चाहिए थी, और जो भी बैंक या उधार पे खरीदी थी वो क्रेडिट होना चाहिए था। अब इसमें इसने बोल दिया कि कुछ पैसा इसने बैंक से पे करा है और बाकी का जो पैसा बनता था वो इसने उधार पे खरीदा है, तो ये एंट्री बनेगी। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू एडजस्ट दिस इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो आपने क्या करना पड़ेगा, आप अगर ऊपर आके देखो तो ऊपर दी हुई थी परचेजेस, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे क्या दी हुई है, परचेजेस दी हुई है, हाँ या ना? देख रही है परचेजेस? इस परचेजेस में तुम क्या करोगे, 4,000 रुपए की परचेजेस मजीद ऐड कर दोगे, बिकॉज दोस परचेजेस वर ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। वो तुम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, वो ओमिट की हुई थी तुमने, तो देयरफॉर वो 4,000 रुपए परचेज में ऐड कर दोगे। दूसरी बात, तुम्हारे बैंक से कितने पैसे माइनस हो जाने चाहिए? 1,000 माइनस हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने 1,000 कहां से पेमेंट करी हुई थी?
बैंक से पेमेंट करी हुई थी तो बैंक से 1000 रुपए निकले हुए थे, वो 1000 रुपए माइनस कर दोगे। और तीसरी बात, जो तुम्हारे ट्रेड पेबल्स थे वो 3000 रुपए से इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि तुमने ये तीनों बातें रिकॉर्ड नहीं की हुई थी। 4000 से परचेज बढ़ गई, कैसे? क्योंकि हमने क्या किया था इस एंट्री के अंदर, परचेजेस को डेबिट किया था, तो 4000 से मैंने परचेज बढ़ा ली। दूसरा काम मैंने क्या किया, 1000 रुपए से बैंक को कम कर लिया, तो 1000 रुपए से बैंक कम हो गया। और तीसरी बात, ट्रेड पेबल्स को मैंने 3000 रुपए से इंक्रीज करना था, तो अब मैंने 3000 रुपए से ऐड कर दिया ट्रेड पेबल्स के अंदर। तो ये देखो 3000 रुपए ऐड हो गया, 1000 रुपए बैंक में से माइनस हो गया, और 4000 रुपए परचेज में ऐड हो गया। क्या ये वाली एडजस्टमेंट जो मैं बात कर रहा हूं तुम लोगों से, क्या ये वाली बात तुम लोगों को क्लियर होती है कि हाँ यार ये इसी तरीके से ही होगा कि परचेजेस नहीं रिकॉर्ड की तो परचेज रिकॉर्ड कर लो, बैंक की वैल्यू माइनस करनी थी नहीं करी वो माइनस कर लो, ट्रेड पेबल की वैल्यू बढ़ानी थी वो नहीं बढ़ाई अब वापस बढ़ा लो। क्या ये बात क्लियर हो गई कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्या कहते हैं एडजस्ट दिस ट्रांजेक्शन, या जो भी है? हाँ क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब आगे बात करते हैं। तो अगली बात क्या बोलता है, अब देखो कैरेज के बारे में बात कर रहा है, मैंने बोला था ना कैरेज के बारे में आगे जाके बात करेगा, क्योंकि उसने सिर्फ कैरेज लिख के छोड़ दिया। या तो कैरेज इनवर्ट्स बोल देता या कैरेज आउटवर्ड्स बोल देता तो कोई टेंशन नहीं थी, बट सिर्फ कैरेज लिख के छोड़ दिया, इसका मतलब कैरेज तो दो टाइप के होते हैं, तो मैंने बोला वो एडजस्टमेंट में बात करेगा। अब देखो एडजस्टमेंट में क्या बोलता है, एडजस्टमेंट में बोलता है द कैरेज इंक्लूड 2500 फॉर कलेक्टिंग परचेजेस, द रिमाइंडर वॉज ऑफ कैरिंग गुड्स टू कस्टमर्स प्रेमिसेस। यानी कि होता क्या था कि जो टोटल आपका कैरेज है ना, ऊपर आओ देखो सवाल के अंदर, आप लोग सवाल देखो, सवाल के अंदर कैरेज कितने का गिवन है। सो अगर हम इधर सवाल के अंदर कैरेज देखें तो कैरेज किधर दिया हुआ था, कैरेज कहाँ खो गया फिर, कैरेज किधर गया, या मुझे नहीं दिखा, ये रहा। ठीक है, कैरेजेस आपको दिए हुए कितने के, 11,500 के। अब जरा सुनिएगा, कैरेजेस आपके टोटल थे 11,500 के। अब जरा सुनिएगा, कैरेज 11,500, सही है। बोलता है इस 11,500 में से $2500 ऐसे हैं जो किस काम में इस्तेमाल होते थे, परचेजेस को कलेक्ट करने में। यानी कि ये बोलता है ये हिस्सा है कैरेज इनवर्ट्स का, कैरेज इनवर्ट्स का। और बाकी का जो कैरेज था वो किस काम के लिए था, अपने कस्टमर्स तक घर पे उनके गुड्स पहुंचाया करते थे, तो दिस वाज कैरेज आउटवर्ड्स। ठीक हो गया। तो अब हमें यह पता लग गया कि इस कैरेज में से 11,500 में से 2500 जो है वो कैरेज इनवर्ड्स है, और रिमेनिंग कितना बचा जरा निकाल लो, रिमेनिंग कितना बचता है इसमें से, अगर 2500 माइनस कर दो तो 8,000 9,000, देखो कितना बच रहा है 9,000। तो 9,000 जो बचा है आपके पास ये क्या है, कैरेज आउटवर्ड्स है। नाउ वी नो दैट कि कैरेज इनवर्ड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड किया जाता है, एंड कैरेज आउटवर्ड्स जो होता है वो एक्सपेंसेस में ऐड किया जाता है। सो दिस 9,000 शुड बी रिकॉर्डेड इन द एक्सपेंसेस, वेयर एज दैट 2500 विल बी रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट ऑफ सेल सेक्शन। क्लियर? ये एडजस्टमेंट समझ आ गई कि हमने कैरेज का जो ब्रेकअप बनाया है ये समझ आ गया कैरेज किस तरीके से टूट रहा है। ठीक है, 11,500 में से 2500 रुपए कहाँ चले जाएंगे, कैरेज इनवर्ड्स में, और बाकी के 9,000 कहाँ चले जाएंगे, कैरेज आउटवर्ड्स के अंदर। कैरेज इनवर्ड्स कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर रिकॉर्ड होता है, और कैरेज आउटवर्ड्स नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे बोलता है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अगली ट्रांजेक्शन में बोलता है ड्यूरिंग द ईयर बोरिस टुक गुड्स फॉर हिज ओन यूज 4,500। क्या हुआ है, मिस्टर बी ने कुछ ड्राइंग्स करी हैं, और वो ड्राइंग्स किस चीज की करी हैं, गुड्स की। सवाल ये उठता है कि अगर वो गुड्स की ड्राइंग्स करता है तो जनरल एंट्री क्या बनती है, तो आओ पहले हम जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएंगी, कितने से, 4,500 से। एंड गुड्स की ड्राइंग्स करी है तो परचेजेस क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी, कितने से, 4,500 से। तो सर इसको एडजस्ट कैसे किया जाए, बेटा ये एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि इनको आपने अपनी ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज में एडजस्ट करना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ड्राइंग्स आपने 4,500 की रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, नहीं हुई हुई थी ड्राइंग्स, तो यहाँ पे आप आएंगे और ऊपर आके ड्राइंग्स देखें, तो ड्राइंग्स के अंदर आप क्या करेंगे, 4,500 की ड्राइंग्स, 4,500 ही था ना, 4,500 की ड्राइंग्स आप क्या करेंगे, ये 20,700 की ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे। सर ऐड क्यों कर देंगे, क्योंकि आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, यस इस वजह से ऐड कर देंगे। और इसी तरीके से इसने किस चीज की ड्राइंग्स करी थी, गुड्स की, तो परचेजेस में से 4,500 आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ड्राइंग ऑफ गुड्स के नाम से। ड्राइंग ऑफ गुड्स के नाम से क्या हो जाएगा, परचेज में से ये पैसे माइनस हो जाएंगे। सर ये ड्राइंग्स कर रहा है तो बैंक से माइनस नहीं होगा, बेटा बैंक से माइनस सिर्फ तब होता जब वो ड्राइंग्स करता कैश की।
हाँ, या चेक घर लेके चला जाता, इस बार वो क्या चीज घर लेके गया, गुड्स घर लेके गया, तो क्या चीज कम करोगे, परचेजेस को कम करोगे। किसको कम करोगे, परचेजेस को कम करोगे। क्लियर हो गई बात। तो अब ये एडजस्टमेंट भी हम लोगों ने सॉल्व कर ली। अब अगली बात करेंगे। अच्छा जी, फिफ्थ एडजस्टमेंट जरा ध्यान चाहिए, कैलकुलेटर्स हाथ पे रखिएगा। बोलता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्लूड 9,000। अच्छा जी, देखो ऊपर बोलता है ये जो तुम्हारे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस दिए हुए, ये देखो यहाँ पे दिए हुए एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, देखो ये रहे एडवर्टाइजिंग के नाम से, ठीक है। ये दिए हुए और कितने के दिए हुए, 24,000 रुपए के दिए हुए, यानी कि 24,000 रुपए के एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। बोलता है जो 24,000 रुपए के एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है ना, इस 24,000 के एडवर्ट वो क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के अंदर 9,000 ऐसी अमाउंट इंक्लूडेड है पेड फॉर अ मार्केटिंग कैंपेन। आपने एक ऐसी मार्केटिंग कैंपेन के लिए पैसा खर्च किया है रनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मार्च टू एंड ऑफ अगस्त 2018। अब अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड कब एंड हो रहा था, तो ये देखो तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा था 30 अप्रैल 2018। तो अप्रैल से ऊपर जितने भी मंथ्स की तुमने पेमेंट करी होगी, क्या मैं बोल सकता हूं कि वो सारी की सारी प्रीपेड पेमेंट है, हाँ या ना। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मेरा ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर 2018 को, और अगर मेरा ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर 2018 को, तो इसका मतलब ये बड़ा क्लियर हो गया कि 2018 अप्रैल से आगे जितनी भी मैंने पेमेंट करी होगी एडवर्टाइजमेंट की, वो सारी की सारी प्रीपेड पेमेंट कहलाएगी, राइट। अब अगर मैंने ये प्रीपेड कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, सबसे पहले मैं आपको सबसे आसान तरीका बता दूं। आप ये देखो कि इसने पेमेंट कितनी करी हुई थी, 9,000 की करी हुई थी। ये 9,000 जो इसने पेमेंट करी हुई थी, ये टोटल कितने मंथ्स की करी हुई थी, मार्च टू अगस्त। तो मार्च टू अगस्त मंथ कितने बनते हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या मैं बोल सकता हूं कि इसने 6 मंथ्स की पेमेंट करी थी। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इसने पेमेंट कितने मंथ्स की करी थी, 6 मंथ्स की करी थी, तो 9,000 डिवाइड बाय 6, डन। अब सवाल ये उठता है कि कितने मंथ्स का प्रीपेड बना इस 6 मंथ्स में से। तो आप सोचो आपका ईयर एंड कब हो गया, अप्रैल, तो अप्रैल के बाद क्या आता है, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। क्या मैं बोल सकता हूं कि इस 6 महीने में से 4 महीने की ऐसी अमाउंट है जो प्रीपेड है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट की अमाउंट कितनी बनती है, जरा वो कैलकुलेट करके देखो और मुझे बताओ कि प्रीपेड अमाउंट कितनी बन रही है, कि आपने एक्स्ट्रा कितना पे किया हुआ है। ईयर एंड तो अप्रैल में हो गया, तो मैंने क्या किया, टोटल 6 मंथ से डिवाइड किया, मार्च टू अगस्त 6 मंथ्स बनते थे, 6 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया द नंबर ऑफ मंथ्स जो मैंने एक्स्ट्रा पे करे। तो कौन कौन से मंथ्स एक्स्ट्रा पे करें, अप्रैल एंड हो गया तो अप्रैल से ऊपर जो भी मंथ्स है वो एक्स्ट्रा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 मंथ। तो सब लोग आंसर मुझे बता रहे हैं कि सर 6,000 इज द प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। हाँ, इसका मतलब हमें करना क्या चाहिए, जब मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर इस 24,000 में से 6,000 में क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, 24,000 है 6,000, वो 24,000 में से 6,000 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। लेकिन सर ये बात तो हमें समझ आ गई कि आप इस 24,000 में से 6,000 इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इस साल का एक्सपेंस नहीं था, ये तो फॉलोइंग ईयर का एक्सपेंस है। तो फॉलोइंग ईयर की इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे और हमें इस साल का रियल एक्सपेंस चाहिए, तो उसका मतलब एडवर्टाइजमेंट तो 18,000 रुपए की पे होगी। लेकिन सर हमने ये 6,000 पे तो कर दिए ना, तो इसका मतलब ये बाकी के 6,000 हम लोग अभी कहाँ शो करेंगे, इनकम स्टेटमेंट में से माइनस करने के बाद। तो याद रखिएगा जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो बैलेंस शीट के अंदर जब आप अपने करंट एसेट्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो करंट एसेट्स को रिकॉर्ड करते हुए वहां पे 6,000 रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि 6,000 इज योर प्रीपेड एक्सपेंस। ये तुम्हारा अपना पैसा है लेकिन किसी और के पास रखा हुआ है। तुम्हारा है अपना पैसा, जाती पैसा है, लेकिन तुमने किसी और के पास रखवाया हुआ है, यानी किसी और को एक्स्ट्रा एडवांस में पेमेंट करी हुई है। तो यू विल ट्रीट दिस 6,000 एज योर करंट एसेट। कैसे ट्रीट करोगे, करंट एसेट की तरह ट्रीट करोगे। क्लियर होती है ये वाली बात, डन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। बोलता है अच्छा, अब यहां पे इसने लोन की एडजस्टमेंट दी हुई है, तो लोन की एडजस्टमेंट जो मैंने ऊपर कराई थी उसको हम अब इग्नोर कर देंगे क्योंकि यहां पे इसने एक एडजस्टमेंट बोली हुई थी। बोलता है 3 मंथ्स बैंक लोन इंटरेस्ट इज ड्यू। कितने महीने का बैंक लोन इंटरेस्ट ड्यू है, तो अगर आप नोटिस करें तो बैंक लोन इंटरेस्ट 3 मंथ्स का ड्यू है। कोई मुझे बता सकता है कि इस बात का मतलब क्या है कि 3 मंथ्स का बैंक लोन जो है वो ड्यू है, अभी तक तुमने 3 महीने का बैंक लोन इंटरेस्ट पे नहीं किया हुआ, तो ड्यू अमाउंट कितनी निकाल सकते हो। अगर आप नोटिस करें तो 6,000 60,000 सॉरी मल्टीप्लाई बाय
8%, तो टोटल कितना बन रहा था? ये 4800 का बन रहा था। यही बन रहा था, 4800 बन रहा था। अब सवाल ये उठता है कि अगर तुमने 3 मंथ्स का ड्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? दिस 4800 इज फॉर 12 मंथ्स। तो अगर वो बोलता है 3 मंथ्स का ड्यू है, तो 3 मंथ्स का ड्यू कितना निकालोगे? कितना आंसर आएगा? सब लोग जरा कैलकुलेट करो। 4800 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, तो कितना आंसर आना चाहिए? तो कितना आंसर आना चाहिए बताओ? 1200 आना चाहिए। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि लोन का इंटरेस्ट 2400 ड्यू नहीं है। अगर ये एडजस्टमेंट ना देता तो फिर तो मैं बिल्कुल ये ट्रीटमेंट करता जो मैंने यहां पे ट्रीटमेंट करी है, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होती। बट अब उसने, एग्जामिनर ने खुद मुंह से बोल दिया कि यार लोन जो है वो 1200 रुपए का ड्यू बन रहा है। तो अब वो कैसे बन रहा है, अब आप देखें यहाँ पे इस एडजस्टमेंट में। अगर एग्जामिनर साइलेंट होता तो मैं क्या करता? मैं ये एडजस्टमेंट सॉल्व कर देता। और अगर एग्जामिनर ने खुद क्लैरिफाई कर दिया कि कितना ड्यू है, तो बस मैं उतना ड्यू रिकॉर्ड करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा 60,000 सॉरी 6000 बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 8%। तो मेरे पास आंसर आ गया 4800। नाउ दिस 4800 इज एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस। इस एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं 12 से, तो मंथली इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। और कितने मंथ्स का ड्यू है? 3 मंथ्स का ड्यू है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो कितना आंसर आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। नाउ सवाल ये बनता है कि मुझे अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर अब इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करना चाहिए। अब मैं ये वाली बात नहीं करूंगा। अगर एग्जामिनर साइलेंट होता तो ये बात होती, लेकिन एग्जामिनर साइलेंट नहीं है लोन इंटरेस्ट को लेके। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं बोलूंगा कि यार जब मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ और इनकम स्टेटमेंट के अंदर जब मैं अपनी फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड करूंगा, यानी लोन इंटरेस्ट रिकॉर्ड करूंगा, उसको फाइनेंस कॉस्ट कहा जाता है लोन इंटरेस्ट को। तो जब मैं अपनी फाइनेंस कॉस्ट रिकॉर्ड करूंगा तो पहले से फाइनेंस कॉस्ट कितनी पेड थी? 2400 की। इस 2400 के अंदर मैं मजीद कितना ऐड कर लूंगा? 1200 ऐड करूंगा। मजीद 2400 नहीं, 1200 ऐड करूंगा। तो अब कितना आंसर आ जाएगा? जरा कैलकुलेट करो, आंसर कितना आ जाएगा? मैंने उस वक्त भी शुरू में एडजस्टमेंट कराते हुए देखा था कि कोई एडजस्टमेंट दी हुई है नहीं दी हुई, मुझे नहीं दिखी, तो मैंने बोला एग्जामिनर साइलेंट है, इसलिए मैंने कर दी थी। तो अब बताओ कितना आ जाएगा? 2400 प्लस 1200 कितना होता है बेटा? कैलकुलेट करो। 3600. So it means that 3600 should be recorded in the income statement. We are not going to do ये वाली हरकत, ये वाला काम नहीं करेंगे। ये हरकत हम कब करेंगे? जब एग्जामिनर साइलेंट होगा हर चीज को लेके। तो यहाँ पे एग्जामिनर साइलेंट नहीं है हर चीज को लेके, तो हमने जो एग्जामिनर ने बोला हमने वो कर दिया। तो हम ये वाला काम नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों ने क्या एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है? हम लोगों ने ये एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है, आपके सामने स्क्रीन पे ये। क्लियर हो गई? नाउ इस 1200 को जो आपने अभी तक पे नहीं किया हुआ, इसको क्या करोगे? करोगे वही जो उसके साथ किया था। बैलेंस शीट बनाते हुए करंट लायबिलिटीज के अंदर भी इसको मेंशन कर दोगे 1200 को। दिस इज योर अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक हो गया? ये क्या है आपका? अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस है। क्लियर होती है बात यहां तक? यहां तक कोई टेंशन नहीं होती। अब जरा अगली बात। हाँ, नेक्स्ट चीज देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब डेप्रिसिएशन के बारे में बातें कर रहा है, और डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन के बारे में क्या बोलता है? बोलता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज एज फॉलोज। नंबर 1, प्रेमिसेस जो है वो एट द रेट ऑफ 2% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जो तुम्हारी प्रेमिसेस है ना, उसके ऊपर तुम कितने डेप्शन लगाते हो? 2% लगाते हो। तो आओ प्रेमिसेस की ऊपर हम 2% की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं। सो हियर इज योर प्रेमिसेस। ये देखो, ये रही आपके सामने प्रेमिसेस। प्रेमिसेस कितने की है? 100,000 की है। इसके ऊपर आप कितना लगा दो? 2% लगा दो। बेटा आंसर बताओ कि आंसर कितना आना चाहिए? कि जब आप कैलकुलेट करोगे 100,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, तो आंसर कितना आना चाहिए? सब लोग कैलकुलेट करके आंसर बता दो कितना आंसर आ रहा है। जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, 2000 आंसर बताया गया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस 2000 विल बी द डेप्रिसिएशन ऑफ प्रेमिसेस। ठीक है, प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन ये रही। तो अब इस 2000 के साथ आप करोगे क्या? इस 2000 को इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लोगे। और साथ साथ याद रखिएगा, जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो 64,000 के अंदर 2000 की मजीद डेप्रिसिएशन ऐड करके, यानी कि 66,000 अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। क्योंकि ब्लू वाली चीज कहां जानी है? बैलेंस शीट में। ये 2000 कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। ये इस साल का एक्सपेंस है, एक्सपेंस फॉर द ईयर है, इस साल का खर्चा है। तो कहां रिकॉर्ड करोगे? इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्शन टोटल कितनी हो चुकी होगी? पहले से कितनी लगी हुई थी? 64,000। इस साल मजीद कितनी लग गई? 2000। तो टोटल डेप्शन कितनी हो गई? 66,000 की टोटल डेप्रिसिएशन तुम्हारी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम अगले एसेट को देखें, तो अगले एसेट के बारे में एग्जामिनर क्या बोलता है? अगले एसेट के बारे में एग्जामिनर बोलता है कि यार जो तुम्हारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम यूजिंग डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बोलता है कंप्यूटर को डेप्रिशिएट करो, लेकिन कितना रेट लगाओ? इस पे 20% का लगाओ। और
साथ साथ ये बात भी याद रखना कि ये 20% का जो तुम रेट लगा रहे होगे ये आरबीएम के थ्रू लगाना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का फॉर्मूला क्या होता था? तो याद है आपको आरबीएम का फॉर्मूला क्या होता था? आरबीएम इज इक्वल टू, अब जरा देखिएगा, नेट बुक वैल्यू इनटू rate, that is 20% is equal to annual depreciation. So in order to apply RBM on any non-current asset, I need या we need net book value first. ठीक है, हमें net book value कैलकुलेट करनी पड़ेगी। Now how we are going to calculate the net book value of computer? It is very simple thing. अगर आप नोटिस करें तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर की कॉस्ट गिवन है 15,000 रुपए, और कंप्यूटर की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर आप नोटिस करें, सॉरी, कंप्यूटर की कॉस्ट गिवन है 40,000 रुपए, और कंप्यूटर की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देखें तो कितनी है? 15,000। तो आप क्या करें, 40,000 में से पहले तो 15,000 माइनस कर दें, तो आपको नेट बुक वैल्यू पता लग जाएगी। सो प्लीज कैलकुलेट द नेट बुक वैल्यू ऑफ कंप्यूटर। कितनी आ जाएगी? 40,000 माइनस 15,000 कितनी होनी चाहिए? 25,000। बिल्कुल सही जवाब दिया। नाउ ये 25,000 को आप क्या करेंगे, इस 25,000 रुपए के ऊपर आप 20% का रेट चार्ज कर देंगे। क्या कर देंगे? इस 25,000 पे 20% का रेट चार्ज कर देंगे, यानी परसेंटेज लगा देंगे, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। और वो आंसर कितना आएगा जरा कैलकुलेट करो। सो द आंसर इज, मैं इधर करके लिख रहा हूं, इक्वल टू 5,000 मुझे बच्चे बता रहे हैं। सो 5,000 मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर देता हूँ। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ कंप्यूटर इज 5,000। हाँ, कंप्यूटर एक्सपेंस जो आ रहा है डेप्रिसिएशन का, वो कितना आ रहा है? 5,000 आ रहा है। नाउ दिस 5,000 शुड बी रिकॉर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट, वेयर एज जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो इस 15,000 में 5,000 और ऐड करके बैलेंस शीट में टोटल 20,000 रिकॉर्ड करूंगा। ये बैलेंस शीट में इक्विपमेंट की, कंप्यूटर इक्विपमेंट की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन चली जाएगी। फिर इसी तरीके से तीसरे एसेट के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा एसेट कौन सा है? तीसरा एसेट है फिक्शन फिटिंग। और फिक्शन फिटिंग पे क्या बोलता है? फिक्शन फिटिंग एट द रेट 10% ऑन कॉस्ट। क्या बोल दिया? 10% चार्ज कर देना। किस पे चार्ज कर देना? कॉस्ट पे चार्ज कर देना। इसका मतलब एग्जामिनर हमें क्या कहना चाह रहा है? SLM लगा देना। तो ऑफ फिक्शन फिटिंग पे 10% लगा दे। फिक्शन फिटिंग की कॉस्ट देखो तो आपको यहां पे मिल जाएगी। फिक्शन फिटिंग की जो कॉस्ट है वो 10,000 है, और उसके ऊपर लगा दीजिए 10%। तो आंसर कितना आएगा? आंसर विल बी 1,000। तो ये 1,000 इसकी डेप्रिसिएशन आ गई, तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे 1,000 की डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये 1,000 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना रिकॉर्ड कर देंगे? 1,000 इसमें ऐड करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5,500। दिस 5,500 विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। ये कहां जाके रिकॉर्ड हो जाएगी? बैलेंस शीट में। अब हम क्या करते हैं, इसको स्लो डाउन करते हैं और यहां पे सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3 एसेट्स हैं, मैं तीनों एसेट्स लिखता हूं। एक है प्रेमिसेस, एक है हमारे पास फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, नहीं सॉरी, कंप्यूटर इक्विपमेंट, और एक है हमारे पास फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। नाउ अगर मैं आपसे बोलूं कि इनकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और बैलेंस शीट के अंदर PFD कितना कितना रिकॉर्ड होगा, तो अब आप देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी थी, और वो डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 2,000। सो दिस 2,000 विल रिकॉर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट। वेयर एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कितना रिकॉर्ड करोगे? 64,000 प्लस 2,000, यानी कि 66,000 आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। कंप्यूटर के ऊपर जो आपने डेप्रिसिएशन लगाई थी दैट वाज 5,000, तो वो 5,000 की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी, और उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करोगे वो पहले से कितनी थी? 15,000, और उसमें 5,000 ऐड करके 20,000 बैलेंस शीट के अंदर ले जाके रिकॉर्ड करोगे। इसी तरीके से फिक्चर्स की जो डेप्रिसिएशन आई थी वो कितनी आई थी? 1,000 आई थी, और इसकी बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने रिकॉर्ड करोगे? जो भी ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन पहले से गिवन थी उसमें इस साल की प्रोविजन ऐड कर दोगे, तो 4,500 प्लस 1,000 दैट विल बी 5,500। क्लियर? ये वाली बात समझ आई कि इस साल की डेप्रिसिएशन सब इनकम स्टेटमेंट में जाएगी, और पिछले तमाम सालों की डेप्रिसिएशन ऐड होके इस साल की डेप्रिसिएशन प्लस होके बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। सही है? तो ये मैंने आपको दोनों साइड बाय साइड बता दिया कि बैलेंस शीट में क्या वैल्यूज रिकॉर्ड करोगे इन एसेट्स की, और प्रोविजन की, और क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन क्या रिकॉर्ड करोगे। देख लो यहां तक, पहले यहां तक आपको ये वाली बात क्लियर होती है कि डेप्रिसिएशन के साथ क्या गेम हो रही है। देख लो सब लोग, गौर से देख लो इसको। सारी डेप्रिसिएशन, अगर कोई एसेट की डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करने में भी इशू हो रहा है कि सर ये 2,000, 5,000 या 1,000 भी कैसे आया, तो मैं आपको वो भी दोबारा समझा सकता हूं, मतलब उसके अंदर कोई इशू नहीं है। देख लो सब लोग, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सब लोग बताए ना? सब लोग क्यों नहीं बता रहे? सब लोग बताओ, क्लियर है नहीं है, इशू है क्या है, सब कुछ बताएंगे आप लोग। हाँ, चलो बताओ। क्लियर है सर? क्लियर? क्लियर? यस सर, क्लियर है। सही है, क्लियर है सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने बेसिकली ये सारी डेप्रिसिएशंस भी कैलकुलेट कर ली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो उसके अंदर क्या बोलता है, अब ये जरा सुनिएगा, ये ट्रांजैक्शन हर साल आती है।
बोलता है जो तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, इंक्लूड अ डेट ऑफ 2400 विच वाज कंसिडर्ड इररिकवरेबल। इसका मतलब क्या है? बोलता है जो तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, उसमें से 2400 का बेड डेट हो चुका है। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात हो गई कि एक बेड डेट हुआ है, और एक बेड डेट जब होता है तो बेड डेट 2400 का हमें इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वो आगे ये बोलता है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड एट 4%। तो आओ अब हम प्रोविजन कैलकुलेट करें। प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करोगे? बड़ी सिंपल सी चीज है। सबसे पहले तुम ये देख लो कि तुम्हें ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के गिवन है। सर हमें जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, ये रहे गिवन। कितने के गिवन है? 3700 के। इस 3700 में से बेड डेट कितना हो गया था? अभी हम लोग नीचे देख के आए कि इसके अंदर जो हमारा बेड डेट हुआ था दैट वाज 2400। तो पहले तुम क्या करोगे, इसमें से 2400 माइनस कर दोगे, तो तुम्हारे पास रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। तो पहले 2400 माइनस करके मुझे ये बताओ कि तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है। सही है बेटा, लोन वाला दोबारा देख लेंगे, अभी सवाल सॉल्व करते हुए मैं दोबारा सिखा दूंगा, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। 37 400 माइनस 2400 कितना आंसर होता है, जरा कैलकुलेट करो। 37 400 माइनस 2400 कितना आंसर होता है? सबसे जल्दी, सबसे सबसे पहले ये लोग कैलकुलेट कर लो। 35,000। नाउ इस 35,000 के ऊपर आप कितना परसेंट प्रोविजन चार्ज करते हो? 4% बोला सवाल में, तो 4% लगाओ, कितना आंसर आता है? इस साल का प्रोविजन कितना आएगा? अब ये कैलकुलेट कर लो। इस साल का प्रोविजन 35,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, कितना आना चाहिए? सब लोग कैलकुलेट करेंगे। 1400। अब सवाल ये उठता है कि तुम्हारे पास पिछला प्रोविजन कितना था, लास्ट ईयर का प्रोविजन कितना था? 900। इस साल प्रोविजन कितना आया? 1400। इस साल का प्रोविजन कितना आया है? 1400 का आया है, राइट? 1400 का इस साल का आपका प्रोविजन आया है, ऐसा ही है। क्लियर हो गए? अब सवाल ये उठता है कि क्या तुम्हारा प्रोविजन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि इंक्रीज हुआ है प्रोविजन या डिक्रीज हुआ है? ओपनिंग में कितना था? 900। क्लोजिंग में कितना आया? 1400। बढ़ गया या कम हो गया? सोचो, बढ़ गया या कम हो गया प्रोविजन? इस साल कितना था शुरू में? 900, और साल के आखिर तक पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हो गया? सर 500 से। आओ इसको दोबारा यहाँ पे देखते हैं। अगर आपसे मैं ये बोलूं कि यार आप एक प्रोविजन का अकाउंट बना लो यहाँ पे ना, 2 मिनट के लिए, एक दफा ये अकाउंट पे भी समझ लो ये बात, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो यार, पी बी डी का अकाउंट, सबसे पहले बीडी बैलेंस कितना था? सो द बीडी बैलेंस वाज 900, यानी कि ओपनिंग बैलेंस। सीडी बैलेंस कितना आया? द सीडी बैलेंस इज 1400। तो इसका मतलब इंक्रीज कितने से हो गया? इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 500 का डिफरेंस आ रहा है। इट मींस दैट 500 इज द इंक्रीज इन पीबीडी। इसको देखने का एक और तरीका ये होता है कि ओपनिंग कितना था? 900 था। क्लोजिंग कितना है? 1400 है। इसका मतलब क्या मेरे ओपनिंग से क्लोजिंग बड़ा हो गया? यस। तो अगर बड़ा हो गया इसका मतलब इंक्रीज हो गया। इंक्रीज कितने से हो गया? 500 से। ऐसे भी देख सकते हो इस बात को, और अकाउंट के थ्रू भी देख सकते हो। बोथ वेज आर करेक्ट, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि गेम क्या चल रही है। गेम क्लियर होना चाहिए आपको कि यार ये हुआ क्या है। तो इसका मतलब ये इंक्रीज इन पीबीडी है, तो इंक्रीज इन पीबीडी कहां रिकॉर्ड होता है? दिस 500 विल बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट। एंड जब आप बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो बैलेंस शीट के अंदर जो आप पीबीडी रिकॉर्ड करेंगे वो इस साल का क्लोजिंग पीबीडी रिकॉर्ड होता है, सीडी बैलेंस रिकॉर्ड होता है, और वो कितना है? 1400 शुड बी रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट। क्लियर हो गया? एडजस्टमेंट्स हमने सारी कर ली, बट अब हम इसको दोबारा से जब हम इसकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर और ज्यादा बेहतर तरीके से हमें ये सारी बातें अंडरस्टैंड हो रही होंगी। तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, अब तुम लोग क्या करोगे बेटा? कैलकुलेटर सब लोग लेके बैठो, जिनके पास नहीं है भाग के जाओ और कैलकुलेटर उठा के लेके आओ, क्योंकि मुझे कैलकुलेशंस चाहिए होंगी, वरना ये सवाल मैं बिना कैलकुलेटर के कैसे करूंगा। कुछ लोग मुझे आंसर्स दे रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल आंसर्स नहीं दे रहे, तो सब लोगों ने आंसर्स देने। कैलकुलेटर लेके बैठो और आपसे मैं जो जो पूछता जाऊंगा, इसको ऐड कर लो, इसको लेस कर दो, वो कर करके आप लोग मुझे लिख के बताओगे। ऑनलाइन के अंदर ऐसे ही होगा, क्लास चल रही होती है तो वो बच्चा वैसे बता रहा होता है क्लास में बैठ के, आप लोग मुझे लिख के बताओगे, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं, ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा था यार, मैं क्वेश्चन नंबर लिख लूँ पहले। दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, तो क्वेश्चन 47 कर रहे हैं। क्वेश्चन 47, बोरिस वाला सवाल। ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले बोरिस की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना। इनकम स्टेटमेंट नॉर्मली 2 कॉलम्स की बनाई जाती है, आप भी 2 कॉलम बना लें अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक है, 2 कॉलम बन गए आपके कॉपी के ऊपर, और अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर लें इनकम स्टेटमेंट।
और ये इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होती है सेल से। अब मैं आपसे वैल्यूज पूछता जाऊंगा, ये सवाल जिनके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लें, पास पेपर में खोल लें, लेकिन ये वैल्यूज आप लोगों ने मुझे बतानी है, सही है। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मेरे पास जो सेल्स हैं वो कितने की हैं, तो आप बोलोगे सर आपके पास जो सेल्स हैं वो है 1,419,000 की। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लाके सेल्स रिकॉर्ड करता हूँ, सेल्स, या इसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं। और ये कितने का है, 419,000। क्लियर हो गया। फिर इसमें से मुझे क्या करना है, लेस करना है सेल्स रिटर्न को। सेल्स रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। और रिटर्न इनवर्ड्स हमें सवाल के अंदर गिवन थी, अगर आप देखें तो ये रही। रिटर्न इनवर्ड्स कितने की गिवन थी हमें, 7,800 की गिवन थी, ठीक है। 7,800 आप इसमें से क्या करेंगे, लेस कर देंगे 7,800। तो आपके पास एक आंसर आएगा बेटा, जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है वो कैलकुलेट करके। उस आंसर को हम बोलते हैं नेट सेल्स। 4,11,200 सब लोग कैलकुलेट करते रहेंगे ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहे और गलती के चांसेस जीरो। वेरी गुड, अब सब लोग आंसर्स दे रहे हैं, जो लोग नहीं दे रहे वो भी देंगे, सही है। भर दो चैट बॉक्स को, मतलब कंप्यूटर फट जाए, बंद हो जाए, सही है। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लें, आप लोग भेजें, जवाब भेजें। आगे सुनो जरा, अब नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। कौन सी इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा हमें कहां गिवन होती है, ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो आओ ओपनिंग इन्वेंट्री देखें। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें यहीं पे कहीं गिवन थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है। ये रही इन्वेंट्री एट फर्स्ट में 2017, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री है, एंड दैट इज 28,900। तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे हम 28,900 की। फिर उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे परचेजेस। अच्छा, अब परचेज के साथ थोड़ी वर्किंग थी। अगर आप परचेजेस को आगे देखें तो परचेज के साथ थोड़ी वर्किंग थी। परचेज पहले कितने की थी, 242,000 की, ठीक है। तो 242,000 की परचेजेस थी, जिसके अंदर आपने कुछ मजीद परचेज करी थी जो आपने अपने पास रिकॉर्ड नहीं करी थी 4,000 की, तो वो आप इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और एक पार्टनर, वो सॉरी पार्टनर बोला हूँ, एक ओनर ने गुड्स जो है वो घर पे लेके चला गया था, कितने की, 4,500 की। तो इसमें से 4,500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। वो आंसर कैलकुलेट करके बताएं कि आपकी परचेजेस कितनी आ रही हैं। सही है जी, तो टोटल मुझे बताया गया है 241,500 का। ठीक है, वेरी गुड, सही आंसर आ रहे हैं इसका मतलब सबके। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से हम परचेज रिटर्न्स को लेस कर देंगे। तो परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स, और वो कितने का होगा, तो रिटर्न आउटवर्ड्स या परचेज रिटर्न हमें ऑलरेडी सवाल के अंदर गिवन था, एंड दैट वाज 60,200। तो इसमें से हम 60,200 अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एक और चीज थी हमारे पास सवाल के अंदर, जिसका नाम था कैरेज इनवर्ड्स। और कैरेज इनवर्ड्स हमें सवाल के अंदर कैसे दिया हुआ था, सवाल के अंदर उसने हमसे ये बोला हुआ था, जरा देखिएगा। सवाल के अंदर उसने हमसे ये बोला हुआ था कि जो तुम्हारा कैरेज है, ये देख लो, ये कैरेज जो दिया हुआ था उसने उसने ये बोला हुआ था कि जो तुम्हारा कैरेज है उसमें से 2,500, उसमें से 2,500 कैरेज इनवर्ड्स है। 2,500 क्या है, कैरेज इनवर्ड्स है। तो इस कैरेज इनवर्ड्स को हम क्या करेंगे, यहां पे ले जाके कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड कर लेंगे 2,500। और फिर इसमें से हम क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि और कुछ था नहीं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एडजस्टमेंट में गिवन थी पहली एडजस्टमेंट, और वो क्लोजिंग इन्वेंट्री 2,500 की थी। और मैंने आपको बोला था कि आप उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, एक तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में और दूसरा बैलेंस शीट में। तो अब टाइम आ चुका है कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड करने का, तो रिकॉर्ड कर लो कितने की, 2,500 की। तो यहाँ पे आओ और 2,500 सब्ट्रैक्ट कर लो, और आपके पास एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। वो मुझे आंसर बताओ कि आंसर कितना आ रहा है। सब लोग कैलकुलेट कर लें और आंसर बताएं कितना आंसर आ रहा है इसको कैलकुलेट करके। 2,44,200 मेरे पास आ रहे हैं आंसर्स अभी तक बच्चों के। तो 2,44,200, और इस 2,44,200 को जब मैं माइनस कर दूंगा अपने नेट सेल्स में से, तो मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट अब कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। तो 2,44,200 में से सब्ट्रैक्ट कर लो 4,11,200 का, तो 16
7,000 का मुझे ग्रॉस प्रॉफिट पता लग गया। यहां तक पहले आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, सही है। देखो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ होगा। अब आपकी अगर कैलकुलेटर यूज करने की आदत नहीं होगी तो आप सोचोगे आपसे कितनी देर में सवाल सॉल्व हो रहा होगा, कि आप एक एक वैल्यू उठा उठा के लिख रहे हो, देख रहे हो, गलतियां कर रहे हो। तो इट मीन्स कि आप इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं। अगली बात करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अगली हेडिंग लिखेंगे अदर इनकम्स। अब अदर इनकम्स हमारे पास कौन कौन सी थी सवाल के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं अदर इनकम्स कौन कौन सी थी। सबसे पहले अगर हम आगे देखें तो यहां पे एक दिया हुआ था रेंट रिसीव, तो हम ये रिकॉर्ड कर लेंगे अदर इनकम के अंदर। ठीक है, तो यहां पे आए और यहां पे रिकॉर्ड कर लें रेंट रिसीव्ड। अच्छा, रेंट रिसीव के अलावा और कोई इनकम है आपको नजर आ रही है सवाल के अंदर? अगर आप लोगों के पास सवाल खुला हुआ है तो क्या कोई और इनकम हुई थी रेंट रिसीव के अलावा? और कोई इनकम होती हुई नजर आई है आपको सवाल के अंदर? कोई डिस्काउंट रिसीव, कोई गेन ऑन डिस्पोजल, कोई डिक्रीज इन पीबीडी, ऐसी कोई और इनकम आपको नजर आई है सवाल के अंदर, या कोई और चीज दिख रही है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा, यस या नो। देखो सब लोग, और सब लोग गौर से देख के मुझे बताओ कि क्या मुझे रेंट रिसीव के अलावा और कोई इनकम नजर आ रही है सवाल के अंदर। देख के बताओ सब लोग। देख लो, आपके सामने पूरा ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। नहीं नजर आ रही, इसका मतलब एक ही इनकम है, और इसको ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करने के बाद आंसर कितना आ रहा है वो जब तक तुम लोग मुझे आंसर बता दो। ऐड कर लो 167,000 प्लस 9,000, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, और वो आंसर कितना आ रहा है वो आंसर कैलकुलेट करें और मुझे जल्दी से बता दें। जल्दी जल्दी से बताइएगा। सही है, आंसर चेक कर लो। 176,000 ज्यादा आ रहे हैं मेरे पास। 176 सही है, बिल्कुल सही आ रहा है। इसका मतलब ये 176,000 मेरे पास ये ऐड होने के बाद आंसर आ गया। यहां तक क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। ये मेरी कंटिन्यूशन चल रही है, आप लोग साथ साथ कॉपी करते रहे, ठीक है? कॉपी हमेशा साथ में करना है, लिखते जाओ, कॉपी करते जाओ, क्योंकि आपकी स्पीड बड़ी तेज होनी चाहिए, सही है? अगर आप मेरी क्लासेस में पढ़ रहे हो तो आप पढ़ पढ़ के इतना ज्यादा आपका कैलकुलेटर पे और लिखने में इतना हाथ सेट होना चाहिए कि स्पीड तेज हो, सही है? अच्छा भाई, फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं इनकम स्टेट। अच्छा भाई, अब इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब अगले पेज पे मैं चला गया, आप उसी पेज पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे पास पेजेस जो है वो थोड़े छोटे साइज में होते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाना होता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखूंगा, और उस हेडिंग का नाम होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस को कहा जाता है जिन एक्सपेंसेस के अंदर इंटरेस्ट और टैक्स शामिल नहीं होता। इंटरेस्ट और टैक्स को हटा के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कराते हैं। सर रिपीट करें, इंटरेस्ट और एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्सेशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्सेशन दोनों चीजों को हटा दो तो उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं बाकी सारे वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एक्सपेंस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, जो चाहे वो कह लें। अच्छा जी, अब रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। अब एक्सपेंसेस हमने देखने, तो सबसे टॉप से देखना शुरू करते हैं। सबसे टॉप पे हमें यहाँ पे गिवन था एक डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल हमें कितने का हुआ था, 7,500 का डिस्पोजल अकाउंट लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें ये लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट, ठीक है? और ये कितने का हुआ है, हमें 7,500 का लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगली बात सुनिएगा जरा। तो इंटरेस्ट पेड यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ, क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये इंटरेस्ट पेड लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट पेड लिखूं या नहीं लिखूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखूं या नहीं लिखूं? नहीं लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर इंटरेस्ट और टैक्स रिकॉर्ड नहीं होता। इसके अलावा बात करूं, इसके अलावा फिर आप आगे आ जाओ, तो आगे आपको प्रोविजन गिवन था। तो प्रोविजन जब हम लोगों ने देखा था, तो प्रोविजन देखते हुए हमें यह बात समझ आई थी कि प्रोविजन पहले 900 था और अब कितना आया था 1400। तो इंक्रीज कितने से हो गया था, 500 से इंक्रीज हो गया था। तो 500 का इंक्रीज इन प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और वो आया 500 का। आगे बढ़ जाएंगे, अगला एक्सपेंस देखेंगे। अच्छा जी, प्रोविजन के बाद फिर हम लोगों ने क्या करा था, डेप्रिसिएशंस कैलकुलेट करी थी प्रेमिसेस की, ठीक है? तो ये 2000, ये मेरे ख्याल से कितनी आई थी, ये 5,000 और ये 1,000, यानी कि ये तीनों डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे। अब प्रेमिसेस कंप्यूटर ऑफ फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स के, तो अब ये कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ इस साल की, इस साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या था, प्रेमिसेस था,
फिर उसके बाद आपके पास कंप्यूटर इक्विपमेंट था, और फिर उसके बाद आपके पास फिक्चर्स एंड फिटिंग्स था। तो भाई प्रेमिसेस के बारे में बात करें तो प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन 2000 लिख दो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर के बारे में तो 5000 लिख दो। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें फिक्चर्स के बारे में तो फिक्चर्स की कितनी डेप्शन आई थी, 1000 आई थी, लिख दो। क्लियर हो गया। तो इस साल की डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सर वेयर टू राइट बैंक लोन इंटरेस्ट, जो कि अभी आगे जाके बात करेंगे बैंक लोन इंटरेस्ट के बारे में बेटा। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिख लिए। फिर आ गया कैरेज। तो आपको पता है कैरेज के बारे में क्या था, कि कुछ कैरेज आउटवर्ड्स भी था। और कितना कैरेज आउटवर्ड्स था, ये देखो हम लोगों ने याद है एडजस्टमेंट सॉल्व करी थी, कैरेज आउटवर्ड वाज 9000। तो इस कैरेज आउटवर्ड्स को रिकॉर्ड कर लो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे रिकॉर्ड करो कैरेज आउटवर्ड्स। और वो कितने का था, 9000 का था, वो रिकॉर्ड कर लो यहाँ पे। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ो तो अगले एक्सपेंसेस और कौन से हैं। कैरेज के बाद एक एडमिन एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। और वो कितने के दिए हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, आपको दिए हुए हैं 30,000 के, तो वो रिकॉर्ड कर लो एडमिन एक्सपेंसेस। 30,000 के ये दिए हुए थे, ये आपने अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो सीधा सीधा उठाया और लिख दिया। अगला एक्सपेंस अगर आप देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं, सिर्फ वाटर लिख रहा हूं मैं। कितने का है, 12,400 का ये बिजली पानी का खर्चा आया था। ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं तो अगला एक्सपेंस कौन सा है, वेजेस एंड सैलरीज। तो 51,600 की वेजेस एंड सैलरीज थी, कोई अक्रूड प्रीपेड था नहीं, तो ये हम ऐसे ही लिख लेंगे वेजेस एंड सैलरीज। 51 कितना था, 51,600। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड कर लो 51,600 का। फिर उसके बाद आगे आ जाओ तो और कौन सा एक्सपेंस है, एक और एक्सपेंस था एडवर्टाइजिंग का। तो एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस अब आप रिकॉर्ड कर लो अपने पास। और एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंस को आपको याद है कि 6,000 रुपए का प्रीपेड था, तो वो 6,000 का प्रीपेड माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आगे हम रिकॉर्ड करेंगे एडवर्टाइजिंग। और वो कितने का था, 24,000 का टोटल था, जिसमें से 6,000 प्रीपेड था, वो माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे एंड दैट विल बी 18,000। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। अगली बात, तो अगली बात क्या है, अगली बात एडवर्टाइजिंग के बाद जनरल एक्सपेंसेस हैं। जनरल एक्सपेंसेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो सीधा सीधा आप रिकॉर्ड कर लेंगे 17,400 के जनरल। कितने हो गए भूल गया मैं, 17,400, 17,400। फिर इसके अलावा एक और एक्सपेंस था जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था, आपको याद नहीं होगा लेकिन मुझे अभी तक याद रह गया। और उस एक्सपेंस का नाम था बेड डेट एक्सपेंस। वो आपको यहाँ पे गिवन था 2,400 का, जो मैंने बोला था कहाँ रिकॉर्ड होगा, इनकम स्टेटमेंट में जाके रिकॉर्ड होगा। तो इस 2,400 के बेड डेट एक्सपेंस को भी आप रिकॉर्ड कर लें। 2,400 का बेड डेट एक्सपेंस आ गया, 2,400 का। क्लियर हो गया है यहां तक। अभी आप मुझे देख के बताओ पूरे सवाल के अंदर क्या कोई एक्सपेंस मैंने मिस आउट किया है या नहीं किया, या सारे हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ये रही आपके सामने स्क्रीन पे, कोई एक्सपेंस ऐसा जो आपको लगता है कि हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था, हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। कोई ऐसा एक्सपेंस जो आपको लगता है कि हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था और हमने रिकॉर्ड नहीं किया, कौन सा एक्सपेंस हो सकता है वो बताओ। कोई है ऐसा एक्सपेंस बचा है, कुछ नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, कि कोई एक ऐसा एक्सपेंस है जो हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था और हम अभी तक रिकॉर्ड नहीं कर पाए उसको। इंक्रीज इन प्रोविजन रिकॉर्ड हो गया है, बेडेड भी रिकॉर्ड हो गया है, डेप्रिसिएशंस भी रिकॉर्ड हो गई हैं, कैरेज आउटवर्ड्स भी रिकॉर्ड हो गया है। इसका मतलब टोटल एक्सपेंसेस यही हैं और इन सब का टोटल आप कैलकुलेट कर लें तो इनका टोटल कितना आ रहा है, जरा सब लोग कैलकुलेट करो इसका टोटल बताओ। 15,6,800, वेरी गुड बेटा। और इसको क्या करो, इसको अब आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर इनकम आया था ना, 17,176,000, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो और आपके पास एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ रहा है, 19,200 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद मुझे आंसर बताया गया है कि 19,200 आ रहा है। सब लोग कैलकुलेट करें, कम आंसर्स आए अभी मेरे पास, 3, 4, 5, 6। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही आ रहा है। इसका मतलब सबका सेम आ रहा है 192,100 का। इसको हम कहते हैं दिस इज, इसको मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूं यहाँ पे, 192,100 इसको हम कहते हैं, 192,100 को हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को प्यार से प्रॉफिट बिफोर
इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहा जाता है। अब जिन बच्चों को वो उसमें इशू आ रहा था कि सर लोन वाली एडजस्टमेंट अब आप बता दें, तो अब मैं लोन वाली एडजस्टमेंट आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ। अच्छा, मुझे ज्यादा जगह नहीं चाहिए होगी, तो मैं थोड़ी सी इसकी यहीं पे कंटिन्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट की, और यहीं से काम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैं थोड़ी सी जगह चाहिए थी तो मैं इतनी जगह ले रहा हूँ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब हमने यहाँ पे मेंशन करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस जो भी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस ना भी लिखो, फाइनेंस कॉस्ट लिख दो, एक ही बात होती है। अच्छा जी, अब फाइनेंस कॉस्ट कितनी होगी, तो अब आप देखो सवाल के अंदर चक्कर क्या था। लोन कितने का लिया हुआ था, 60,000 का लिया हुआ था। 60,000 में से आपका 8% लोन इंटरेस्ट आपने पे करना था, जो कि बनना चाहिए था 4800। लेकिन उसने ये बोला हुआ था कि इस 4800 में से सिर्फ कितना अक्रूड है, 3 मंथ्स का अक्रूड है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको डिवाइड कर लोगे, 4800 तो पूरे साल का आ गया, तो डिवाइड बाई 12 करोगे, 1 महीने का आ गया। अब अक्रूड कितने मंथ्स का था, 3 महीने का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। पहले से लोन इंटरेस्ट आपने कितना पे किया हुआ था, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन था कि लोन इंटरेस्ट पेड जो था आपका वो कितना था, 2400 का था। तो इस 2400 को इस 1200 में ऐड कर दोगे। सो दिस 3600 शुड बी रिकॉर्डेड इन द इनकम स्टेटमेंट, और ये 3600 क्या हो जाएगा, इस प्रॉफिट में से सपरेट हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा, उस फाइनल आंसर को कहेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। तो जरा नेट प्रॉफिट सब लोग कैलकुलेट कर लें और मुझे बताएं कि नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। नेट प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास बन रहा है 15600 का। सब लोग कैलकुलेट कर लो और देख लो। ये फाइनेंस कॉस्ट वाली वर्किंग मैंने दोबारा से दिखा दी कि उसने जितना अक्रूड बोला था वो अक्रूड मैंने ऐड कर दिया, जितना मैंने पे किया हुआ था उसके अंदर। तो मैंने कितना पे किया हुआ था, 2400, अक्रूड कितना था 1200 का, तो मैंने वो 1200 कैसे निकाला, 4800 जो भी टोटल साल का एक्सपेंस बनता था उसको डिवाइड कर दिया 12 से और मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। क्लियर हो गया, देख लो बेटा, ऊपर से देख लो जहां से देख। ठीक है सर, फाइनेंस कॉस्ट को इंटरेस्ट पेमेंट कहते हैं, यस फाइनेंस कॉस्ट को इंटरेस्ट पेमेंट कह सकते हैं, बैंक लोन इंटरेस्ट कह सकते हैं, बट असल नाम इसका होता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब कोई भी चीज फाइनेंस करने की, कोई भी पैसा कहीं से उठाने की एक कॉस्ट आती है, एक खर्चा आता है, सही है। और प्लीज लीव मत करना जब तक बैलेंस शीट ना बन जाए। 9:30 तक क्लास नहीं है, एक्सटेंडेड क्लास है। तो अब मैं एक्सटेंडेड क्लास लिया करूंगा बेटा आपसे, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा स्लो भी चल रहे थे ताकि एक एक बात सबको समझ आए। बट मैं तेज पढ़ाने से बेहतर है मैं आपको ज्यादा देर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने साथ जरूर देना है, तो क्लास के अंदर रहा करो। जो लोग लीव करते रहेंगे मैं कुछ दिनों बाद में उनको रिमूव ही कर दूंगा ग्रुप से, सही है। जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा रहा ना मैं किसी को। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, डन हो गया नेट प्रॉफिट तक सबका। ठीक है, ऊपर वाला अगर पार्ट किसी ने देखना है, जो कुछ रह गया उसका, तो वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, ये आपके सामने इनकम स्टेटमेंट आ गई है, एंड आफ्टर दैट ये आपके सामने पूरी इनकम स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह आ गए, और ये नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने एक नया काम करना है, जो कि हम लोगों ने बनानी है स्टेटमेंट। जरा देखिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए सबसे पहले आप याद रखिएगा कि आपको एडजस्टमेंट्स दिमाग में बैठ जानी चाहिए सवाल सॉल्व करते हुए। बैलेंस शीट बनती है हमेशा 3 कॉलम, तो ये हम 3 कॉलम्स में बैलेंस शीट बना लेंगे, 1, 2 एंड 3। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, अब सबसे पहले अगर हम बात करना स्टार्ट करें, तो पहले कॉलम का नाम होता है कॉस्ट, दूसरा कॉलम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन टू डेट, डेप्रिसिएशन टू डेट, और तीसरा कॉलम होता है नेट बुक वैल्यू का। तो अब हम सबसे पहले मेंशन करना स्टार्ट करेंगे अपने नॉन करंट एसेट्स को। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, नॉन करंट एसेट्स। यार नॉन करंट एसेट में सबसे पहले तो मेरे पास क्या था, मेरे पास प्रेमिसेस थी, तो मैं यहाँ पे लाके ये हेडिंग लिखी ना मैंने, इसके पास लाके मैं लिख दूंगा सबसे पहले प्रेमिसेस। अब आपको पता है प्रेमिसेस थी कितने की, तो आओ प्रेमिसेस की कॉस्ट देखें। प्रेमिसेस की कॉस्ट वॉज 100,000, तो यहाँ पे लाओ और 100,000 लिख। बाकी भी सारे लिख लेते हैं। कंप्यूटर इक्विपमेंट, जो कंप्यूटर इक्विपमेंट था वो कितने का था, तो अगर आप आके देखो यहाँ पे, तो दैट वाज 40,000 एंड फिक्शन फिटिंग्स 10,000, तो ये भी लिख लेते हैं 40,000 और फिक्शन एंड फिटिंग्स 10,000। और ये था 10,000 का। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे अब तक की तमाम डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे। मतलब बेटा ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी ना, पिछले साल की डेप्रिसिएशन प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन, 66,000, 20,000,
66,500, तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले कौन सा है, प्रेमिसेस का अब तक 66,000 डेप्रिशिएट हो चुकी है। जो आपकी कंप्यूटर है वो 20,000 का अब तक डेप्रिशिएट हो चुका है। और इसी तरीके से 5,500 का आपका फिक्चर्स एंड फिटिंग्स या फिक्चर्स, हाँ फिक्चर एंड फिटिंग्स ही है, तो वो डेप्रिशिएट हो चुका है। अब आप लोग क्या करो, नेटबुक वैल्यूज निकाल लो। तो 100,000 देखो, अब 100,000 कैसे करोगे, 100,000 माइनस 66,000 इज इक्वल टू नेटबुक वैल्यू, 40,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू नेटबुक वैल्यू, एंड 10,000 माइनस 5,500 इज द नेटबुक वैल्यूज। तो आप सबकी नेटबुक वैल्यूज आप लोग कैलकुलेट कर लो जल्दी जल्दी से। बैलेंस शीट मुश्किल नहीं है, बैलेंस शीट इज अ बेसिक थिंग, ये कोई खास टेंशन नहीं देगी। तो चलो भाई कैलकुलेट कर लो, पहला कितना आ रहा है 44,000, 34, ठीक है तो लिख लेते हैं 34,000। दूसरा आ रहा है 20,000 और तीसरा आ रहा है 4,500। अब आप क्या करो, इन तमाम एसेट्स का टोटल निकाल लो, यानी कि जो भी नेटबुक वैल्यूज है उनका टोटल निकाल लो। टोटल नॉन करंट एसेट्स, चलो मेरा बेटा टोटल निकाल लो, कितना बन रहा है 58,500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में थोड़ी टेंशन हो सकती है आप लोगों को, लेकिन मैं आपको बताता हूँ करंट एसेट में सबसे पहले तो लिखते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री, और जो कि सवाल में सीधी सीधी दी हुई होती है, कोई खास मसले की बात नहीं है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की दी हुई थी, 22,500। तो देखो अब आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो इसको, करंट एसेट में रिकॉर्ड कर रहे हो, बैलेंस शीट के अंदर 22,500 की, तो रिकॉर्ड कर लो 22,500 का। फिर आप यहाँ पे लिखोगे ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन याद रखिएगा कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस शीट के अंदर कितने के थे। पहले तो आप यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आके देखो ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स वर 37,400, और उसमें से बेडेड कितने का हो गया था 2,400 का। तो आप ऐसे मेंशन करोगे 37,400 माइनस 2,400, बेडेड माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, बेडेड। तो बेडेड माइनस करने के बाद कितना बच गया था, 35,000 बच गया था। तो यहाँ पे कितना मेंशन कर दोगे, 35,000 मेंशन करोगे। क्लियर हो गया। और फिर आप इसमें से क्या करोगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सब्रैक्ट कर दोगे। सर कौन सा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सब्रैक्ट करें, आपने तो यहाँ पे दो चीजें निकाली थी, एक 500 कैलकुलेट करके निकाला था और एक 1,400। तो कौन सा रिकॉर्ड करेंगे बेटा, बैलेंस शीट में हमेशा कौन कौन से बैलेंसेस जाते हैं, सीडी बैलेंसेस जाते हैं। तो सीडी बैलेंस कितना है 1,400, तो यू विल राइट 1,400 ओवर है, ये सब्रैक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगली चीज सर क्या लिखेंगे बेटा, अदर रिसीवेबल्स। अदर रिसीवेबल्स आपको सवाल के अंदर गिवन थे, तो अदर रिसीवेबल्स। सर अदर रिसीवेबल्स में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस या अक्रूड और अक्रूड इनकम्स, ठीक है, या तो प्रीपेड एक्सपेंसेस या अक्रूड इनकम्स। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस था। हाँ सर, एक प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस था हमारे पास 6,000 का, याद है आपको। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे उसने बोला हुआ था ना कि आपका कुछ एडवांस में आपने पेमेंट करी हुई थी, 9,000 पे करे हुए थे आपने एक्स्ट्रा 4 मंथ्स के, 4 मंथ्स का प्रीपेड था। तो वो कितना बन रहा था 6,000 बन रहा था। सो दिस 6,000 इज द प्रीपेड बैलेंस, और ये प्रीपेड बैलेंस हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे लाके रिकॉर्ड कर लेंगे 6,000। फिर उसके बाद आप देखो क्या कोई बैंक बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, तो आओ और आके देखते हैं कि क्या हमें सवाल के अंदर बैंक बैंक दिया हुआ था, बैंक बैलेंस दिया हुआ था। यस, बैंक बैलेंस बिल्कुल दिया हुआ था। बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ था 4,000 का डेबिट बैलेंस, लेकिन याद है इस 4,000 में से हमने एक परचेजेस करी थी जिसमें से 1,000 रुपए हमने बैंक में से निकाल दिए थे, तो वो 1,000 रुपए माइनस करके शो करने पड़ेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे बैंक। 4,000 पहले से था, लेकिन 1,000 रुपए की परचेज करने से 1,000 रुपए बैंक कम हो गया, तो अब बैंक बचा कितना, 3,000 का बचा। सो दिस 3,000 बी रिकॉर्डेड ओवर हेयर। सर हम 900 पीएफडी नहीं रिकॉर्ड करेंगे मेरा बेटा। 900 पीएफडी वाज ओपनिंग बैलेंस, दिस वाज ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का हमारा सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज निकालने के हद तक काम होता है, इसके अलावा इस 900 को हम रिकॉर्ड नहीं करते। हम हमेशा बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस यानी सीडी बैलेंसेस रिकॉर्ड करेंगे 1,400। 9,000 को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल 900 को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा कि ये देखा जाए कि मेरा प्रोविजन बढ़ा है या कम हुआ है, दैट्स इट। ये इस्तेमाल था 900 का, दैट्स इट। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोई कैश वैश दिया हुआ है, बैंक के साथ कुछ कैश वगैरह दिया हुआ था, देख लो अगर मैं मिस ना कर रहा हूं।
मुझे अगर ना नजर आ रहा हो, कैश दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में? देखो तुम लोग सब लोग देखो, क्या ये पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं कैश नजर आ रहा है तुम लोगों को? देखो कैश है? हाँ भाई, कैश है नहीं है? दिख रहा है कैश? कैश इन हैंड, समथिंग लाइक दैट? यस, नो? सब लोग इतनी गौर से देख रहे हैं, जवाब बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। दिख रहा है नहीं दिख रहा है कैश? नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, सही है। तो इसका मतलब हमने सारे करंट एसेट्स लिख लिए। इसका मतलब ये सारे करंट एसेट हो गए। अब तुम क्या करो, सारे करंट एसेट्स का टोटल निकाल लो, एड लेस करके। याद रखिएगा 1400 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? 1400 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो बताओ, 22,500 प्लस 35,000 माइनस 1400 प्लस 6,000 प्लस 3,000 कितना आ रहा है? 65,100, ठीक है। इस 65,100 के अंदर 58,500 ऐड कर लो, तो तुम्हारे पास पता लग जाएंगे तुम्हारे टोटल एसेट्स कितने हैं। टोटल एसेट्स देखो कितने आ रहे हैं टोटल एसेट्स, सबको ऐड कर लो आपस में और देखो कितना आ रहा है। ठीक है, 1, 2, 3, 600 के टोटल एसेट्स आ गए, ठीक है? हम लोगों ने यहां तक ये काम करने में आधी बैलेंस शीट बनाने में कामयाब हो गए। अब अगला काम अगले 5 मिनट का, इससे ज्यादा कुछ होने वाला भी नहीं। ठीक है, 1, 2, 3, 600। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपनी बैलेंस शीट को कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास पेज खत्म हो गया है, आप लोगों को अगर कुछ कॉपी करना है तो यहाँ से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है। सही है। और अब हम जो है अपने जो आने वाला पेज है, हम उस पेज के ऊपर जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट पेज पे। और जो हमारा नेक्स्ट पेज है वो ये रहा। और नेक्स्ट पेज के ऊपर अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे और यहां से काम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज। देखो यार, नेक्स्ट पेज के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी और लायबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, एसेट्स के बारे में तो बात हो चुकी। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इसके अंदर सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल। अब ये ओपनिंग कैपिटल का गिवन होगा बेटा, ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल दिया हुआ होगा, कितने का दिया हुआ है? 50,000 का। ये उठाओगे और सीधा सीधा लाके लिख दोगे 50,000 यहाँ पे, ठीक है? क्या करोगे? 50,000 यहाँ पे लाके लिख दोगे। फिर इसके अंदर क्या ऐड कर दोगे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। सर ये नेट प्रॉफिट कहां से पता लगेगा बेटा? भी पूरी इतनी मेहनत किसके लिए करी थी इनकम स्टेटमेंट बनाने की? पे इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाई थी सर? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो बेटा ये नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड करो ना, 15,600 रुपए का। ठीक है, ये 15,600 का क्या करोगे? 15,600 का आईफर तुम्हारा आंसर चेक कर लो। ये तुमने जो आंसर दिया है 1, 2, 0, 600 दिया है, बाकी बच्चे 1, 2, 3, 600 दे रहे हैं, तो मैं ज्यादा बच्चों वाला कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, चेक कर लेना बेटा, कुछ गलती ना हो रही हो। अच्छा जी, तो नेट प्रॉफिट कितना आया था? 15,600 का। तो नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लेते हैं 15,600 का। और इसमें से आप ड्राइंग्स सपरेट कर देंगे। लेकिन आपको पता है ड्राइंग से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट थी कि ओनर ने कुछ ड्राइंग्स करी थी। तो पहले आओ ड्राइंग्स देखें कितने की थी। तो अगर आप यहाँ पे आगे देखो तो ड्राइंग्स पहले 20,700 की थी और 4,500 की मजीद कर ली थी। तो ऐसे शो करोगे 20,700 प्लस 4,500, वर्किंग शो करने का मार्क होता है। तो आप जरा ऐड कर लो, तो ड्राइंग्स कितनी आ रही हैं? ड्राइंग जरा ऐड कर लो आपस में, 20,700 प्लस 4,500। तो ड्राइंग्स का टोटल करके बताओ बेटा कितना आ रहा है? 25,200, ठीक है जी। तो लिख देते हैं 25,200 बताए गए हैं मुझे आंसर्स। अच्छा जी, अब आप क्या करो, अब आप ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितना आ रहा है? क्लोजिंग कैपिटल। तो इन सबको एडलेस कर लो और तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी से देखो और बताओ कितना आंसर आ रहा है? 40,400। अब तुम पता है क्या करोगे, यहां पे एक लिखोगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आपके पास क्या था? एक 8% वाला बैंक लोन था। उस बैंक लोन की अमाउंट कितनी थी सर? 60,000 थी। यहाँ पे वो 60,000 ऐड कर दोगे। तो 4,400 में 60,000 ऐड कर दो तो कितना आ गया? 1,04,000। 1,00,400। देखो यही आंसर आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही आंसर आएगा ना, इसमें ऐड कर दोगे तो ये 1,04,000 ऐसा ही है। हम्म। देखो ऐड करके देखो, यही आंसर आ रहा है। ये जो आपके पास आंसर आया है ना, इसको कहा जाता है कैपिटल।
एम्प्लॉयड। सर ये कैसे निकलता है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या है? क्लोजिंग कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, लास्ट पार्ट पे चलेंगे अपनी बैलेंस शीट के बिल्कुल क्लोजिंग पे, और अब हम बनाएंगे एक और हेडिंग, और वो हेडिंग होगी करंट लायबिलिटीज। अच्छा जी, करंट लायबिलिटीज के अंदर हमारे पास क्या क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रेड पेबल्स। अच्छा जी, अगर आप नोटिस करें तो ट्रेड पेबल आपके पास कितने के गिवन थे? तो ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल के नीचे ही गिवन थे, तो ये रहे ट्रेड पेबल्स। कितने के थे? 19,000 के थे, लेकिन फिर 3,000 के और बढ़ गए थे क्योंकि उधार पे परचेज करी थी। तो 19,000 प्लस 3,000 21,000 हो गया, या 22,000 हो गया मेरे ख्याल से। 22,000 हुआ ना? तो आपके ट्रेड पेबल्स हो गए 22,000 के। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे अदर पेबल्स। अदर पेबल का मतलब अक्रूड एक्सपेंसेस या प्रीपेड इनकम्स। तो अब अक्रूड एक्सपेंसेस कुछ थे। अक्रूड एक्सपेंसेस अगर आप देखें तो आपको कुछ नजर आए थे अक्रूड एक्सपेंसेस? देखो कुछ अक्रूड एक्सपेंस था, जरा मुझे देख के बताओ सवाल के अंदर कि कोई अक्रूड एक्सपेंस था, हाँ या ना? कोई ऐसा एक्सपेंस था जो हुआ था और तुमने अभी तक पे नहीं किया हुआ हो उस एक्सपेंस को? कैसे देख के बता सकते हो? दो तरीके, या तो एडजस्टमेंट देख लो, या अपनी इनकम स्टेटमेंट देख लो, और इनकम स्टेटमेंट के अंदर देखो कि, सॉरी यार ये तो मैं क्वेश्चन ही है हमारा, या इनकम स्टेटमेंट खोल के देखो क्या इनकम स्टेटमेंट के अंदर कोई एक्सपेंसेस ऐड हुए थे? नहीं, सिर्फ एक प्रीपेड एक्सपेंस था। तो अक्रूड एक्सपेंस कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्रूड एक्सपेंस है, एंड दैट इज दिस 1,200 लोन इंटरेस्ट। क्योंकि ये क्या था? ये तुमने अभी तक पे नहीं किया हुआ था, तो इसको तुम ले जाके वहां पे रिकॉर्ड कर दोगे अदर पेबल्स के अंदर 1,200 को। So now what you are going to do is add all these three things, 100, 400 plus 22,000 plus 1,200। तो आंसर निकाल के बताओ आंसर कितना आ रहा है। इन सबको आपस में ऐड कर लो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। देखो कैलकुलेट करो और आंसर बताओ कितना आ रहा है। सब लोग कैलकुलेट करो। 100, 400 प्लस 22,000 प्लस 1,200, कितना आंसर आ रहा है? सब लोग कैलकुलेट करें। 123,600। इस 123,600 को हम क्या बोलेंगे? दिस इज टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये क्या है? आपकी टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज है। अब अगर नोटिस करें तो आपके टोटल एसेट्स कितने के बन रहे थे? 123,600 के, और तुम्हारी इक्विटी और लायबिलिटी भी कितने की बन रही है? 123,600 की। इसका मतलब हमने जो अपना सवाल सॉल्व किया वो पूरा 100% सही सॉल्व किया। इसका मतलब जितनी भी बातें यहाँ पे हमने रिकॉर्ड करी वो सारी बातें सही रिकॉर्ड की होंगी, हमने कुछ मिस नहीं किया होगा। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट पूरे तरीके से बैलेंस होती हुई हमें नजर आ रही है। तो ये आपके टोटल एसेट्स आ गए। ये बैलेंस शीट का आधा पार्ट फर्स्ट पेज पे बन पाया था, ठीक है? तो ये आधा पार्ट था फर्स्ट पेज पे, एंड देन द सेकेंड पार्ट इज ऑन द नेक्स्ट पेज। मुझे बताओ कि ये वाली बात अब क्लियर हुई? मुंतहा बेटा अगर अभी तक क्लास में है बेटा, लोन वाली एडजस्टमेंट समझ आ गई आपको? जो लोन वाली एडजस्टमेंट में इशू हो रहा था वो मुझे बता दो। रमला आप बताओ, आप नए हो तो आपको बेहतर है। फातिमा बेटा तुम भी अपना बताओ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी लोगों का तो क्लियर चल रहा है, अश्विन का भी क्लियर चल रहा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर मजीद और लेंदी क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हम इसको भरपूर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कर सकें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया है? यहां तक तो हम लोगों ने सब कुछ सही कर लिया है। सही है।